नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आपके लिए एक अच्छी और बड़ी खबर लाया हूं। और आज खबर नहीं, एक्चुअल इंडिया डिबेट जो है वो आज आप देखेंगे। लेकिन गुस्सा तो बहुत है, लेकिन मैंने बहुत धैर्य से इस पूरे प्रकरण को जानने की कोशिश की है। और जब ये पूरा प्रकरण समझ में आया है तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसे जो ल्यूमिनरी डॉक्टर हैं, जो विद्वान डॉक्टर्स हैं, उनके साथ ही इस बात को जाना जाए कि इसकी सच्चाई क्या है। मित्रों, हुआ ये है, अब मुझे नहीं मालूम में है या क्यों ऐसा फैसला ले रही है, क्या कारण है, लेकिन फैसला लिया गया है। क्या है फैसला? फैसला है कि पीजी नीट में, मतलब जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं मेडिकल में, उसके लिए जो दाखिला है उसका एक एग्जाम होता है, उसको पीजी नीट कहते हैं। उस पीजी नीट के दाखिले के लिए जो पात्रता है, उस पात्रता की शर्तों को थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। क्या है शर्त साहब? पहले शर्त थी कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज लाना पड़ेगा और उसके बाद आपको उत्तीर्ण माना जाएगा या आपको पास माना जाएगा। अगर वो सर्टेन परसेंटेज आपके पास नहीं है तो आपको फेल माना जाएगा। अब वो परसेंटेज दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये दिमाग लगाएगा कि जीरो तो नहीं हो सकता है। अगर होगा तो वो जीरो से ऊपर होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, 100 होगा। 800 का मार्क है, 800 में से जीरो भी हो जाए तो जीरो तक भी तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जीरो हो सकता है। मतलब जीरो मार्क्स भी अगर आपको आ जाता है तो क्या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला हो जाएगा? अगर आपको स्वाभाविक रूप से कोई पूछे कि साहब ये परीक्षा है, इस परीक्षा में कितना अंक आना चाहिए, और तो आप पूछेंगे कि भाई इस परीक्षा में जो मार्क्स है वो कितने का मार्क्स है, तो कहा जाएगा कि 800 नंबर के मार्क्स हैं। तो 800 नंबर के मार्क्स में आपको कितना अंक चाहिए? कोई भी आदमी लेमेन से लेमेन कहेगा कि भाई 400 नंबर चाहिए, 500 नंबर चाहिए, 300 नंबर चाहिए, 200 चाहिए, 100 चाहिए, 50 नंबर चाहिए, 40 नंबर चाहिए। जीरो तक शायद आपकी कल्पना नहीं जाएगी, लेकिन जीरो से आगे चला गया मामला, और वो मामला आ गया -40। मतलब मार्किंग -40 भी परसेंटाइल है। परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि अगर आप एक सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको एक्स मार्क्स मिलता है, मान लीजिए 1 नंबर मिलता है। और अगर आपने दूसरे सवाल का गलत जवाब दे दिया है तो वो 1 नंबर कट करके फिर -4 में चले जाएंगे। मतलब 4 नंबर, 2 नंबर कट जाएंगे या 3 नंबर कट जाएंगे, वो अभी डॉक्टर साहब सब बताएंगे। मतलब एक सही जवाब का 1 नंबर और एक गलत जवाब का 2 नंबर कट जाना, इसका मतलब हो गया कि -1 में आप चले आए। तो आपको सोच समझ करके सवालों के जवाब देने हैं, और इसके कैलकुलेशन के हिसाब से -40 तक अगर आपको मार्क्स आ गया है पीजी नीट में, तो आपका दाखिला पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में हो जाएगा। भारत सरकार ने नियमावली में परिवर्तित करते हुए -40 परसेंटाइल करने का निर्णय लिया है। अब इससे क्या हमारे पास विद्वान डॉक्टरों की फौज तैयार होगी, अच्छे डॉक्टरों की फौज तैयार होगी। 18,000 पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के खाली जा रहे हैं, उसे भरने की बात हो रही है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितने पीजी के जो आवंटित सीट है वो कितने हैं, और सरकारी अस्पतालों में कितने हैं, सरकारी कॉलेज में कितने हैं। अब इस सब पर आज बात करेंगे, और आज हमारे साथ
देश के जाने माने डॉक्टर हैं। मित्रों, मैं हैरान हूं कि कौन उसे लीड कर रहा है और कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो आज हमारे साथ सारे डॉक्टर इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा। डॉक्टर बीना राघव, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैंगलोर से। डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी पुणे से, जो यूएचओ के चेयरपर्सन भी हैं। डॉक्टर बीना राघव बहुत बड़ी एनेस्थेटिस्ट हैं और मद्रास मेडिकल कॉलेज से इन्होंने पास आउट किया है। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं, पूर्व में एम्स नागपुर में प्रोफेसर थे और आजकल ये लखनऊ में किसी मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर कुशवाहा भी जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। कुछ कहीं बीच बीच में अगर कोई तकनीकी खराबी आए तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। डॉक्टर बैनर्जी से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बैनर्जी, ये जो पूरा प्रकरण है -40% का, ये मामला है क्या? और ये मैं समझता हूं कि नीट के जितने अभ्यर्थी हैं, खासतौर से पीजी नीट के, उनको ये देखना बहुत जरूरी है और उन पेरेंट्स को देखना बहुत जरूरी है जो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने पे। डॉक्टर बैनर्जी। धन्यवाद आशुतोष जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, ये परसेंटाइल 0 से नीचे जा नहीं सकता, मतलब जमीन से नीचे जा नहीं सकता है। ये कैसे बनाते हैं इन लोग कि ये जो लोग, अगर आपका मान लो 95 परसेंटाइल है तो मतलब 5% लोग आपके ऊपर है। ये क्या करते हैं, ये रैंकिंग कर देते हैं। तो मतलब अगर आपका 0 परसेंटाइल है मतलब पूरे 100% लोग आपके ऊपर है। तो 0 से नीचे परसेंटाइल का मार्किंग नहीं होता, मतलब 100% लोग आपसे ऊपर है, समझ रहे हैं आप। तो 0 परसेंटाइल के नीचे गए हैं, -40 में गए हैं, मतलब उसने जितने भी सवाल आंसर किए सब गलत किए, क्योंकि उसको नेगेटिव मार्किंग हो गया। या एक सही किया होगा तो 5 गलत किए होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग किया है, इसका मतलब अगर वो खाली ब्लैंक पेपर देके आता तो उसको 0 मार्क्स मिलता, तो उसका -40 नहीं होता। अब ये देखिए ये कितना बड़ा मतलब एक प्रकार से हास्य है या क्या है। अगर मान लो अभी मेरे को मालूम हो गया कि यार -40 नहीं लाना, 0 लाएंगे, क्योंकि 0 मार्क्स मिलने से हम 40 मतलब एक -40% है मतलब -40। अच्छा, जीरो मार्क्स कब आ जाता? जबकि हम गए एग्जाम में, बैठे, क्वेश्चन लिया, चले आए, नाम वाम लिख दिए, और तो आपने 0 हो जाता ना। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा ना आपका। जैसे क्रिकेटर है, ऑफ स्टंप के बाहर वाला बॉल छोड़ रहा है, जाने दो। तो मैं और अगर जैसे ही उसने कुछ गलत स्ट्रोक खेला, स्लिप में आउट हो गया, तो ये स्लिप में आउट होना नेगेटिव मार्किंग है। बंदे ने एक भी स्ट्रोक नहीं खेला, जितने भी स्ट्रोक खेले आउट बोले स्ट्रोक खेले। तो अगर वो चुपचाप आ जाएगा, अभी आप देखेंगे जितने भी देखिए 12th बोर्ड भी होता है या कोई भी IIT एंट्रेंस MBBS एंट्रेंस का है, आप एक नंबर में हजार कैंडिडेट का रैंक ये हो जाता है, आप समझ रहे हैं। 2 नंबर में 10 नंबर में रैंक में 10,000 का फर्क पड़ जाता। तो मान लीजिए 0 से जो -40 है, ये 40 का जो गैप है, इसमें कितने कैंडिडेट आ जाएंगे आप समझ रहे हैं? 10,000 क्या 20,000 आ जाएंगे। तो अभी तो सीट्स नहीं है, नहीं तो नहीं, फिर इसमें कुशवाहा जी को ले लीजिए, कुशवाहा जी को ले लीजिए, हर्ष कुशवाहा जी को ले लीजिए, वो अच्छा बैक स्टेज दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, एक और करेक्शन करूंगा इसमें आशुतोष जी। ये जो जनरल कैंडिडेट का इन्होंने 7th परसेंटाइल कर दिया। एक्चुअली जब नीट बनाया था पीजी के लिए, उन्होंने बनाया था कि मिनिमम 50th परसेंटाइल होना चाहिए, तभी आपको दाखला मिलेगा। तो मतलब आपसे 50% लोग नीचे होने चाहिए, 50% ऊपर मिनिमम। तो वो 275 मार्क्स में आता है। एक्चुअली पुराने जो पैटर्न है, 275 मार्क्स के नीचे होने से आपको पीजी एडमिशन नहीं मिलेगा। दिस वाज द एक्चुअल स्टैंडर्ड। तो अभी उन्होंने देखा कि जो जनरल कैंडिडेट की भी सीट्स भर नहीं रहे, तो उन्होंने उसको अभी 7th परसेंटाइल कर दिया। तो 7th परसेंटाइल में 800 में से 103 नंबर, 800 में मतलब वो भी कितना कम है देखो। और फॉर द डिसेबिलिटी के लिए 5th परसेंटाइल किया। और ये जो -40 जो किया है 0 परसेंटाइल, 0 से नीचे किए हैं, ये किया है फॉर रिजर्व कैंडिडेट, SC ST के लिए किया। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 7 परसेंटाइल किया, मतलब 93% लोग उनके ऊपर है।
और मेरा एक और इसमें एक कॉमन सेंस वाली बात है, सबसे पहले जिनके मार्क्स अच्छे रहते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज भर जाते हैं, और ये जो पीछे के सीट्स बचे हैं सभी प्राइवेट बचे होंगे। और आजकल तो डीएनबी वगैरह भी मिलता है शायद इसी से, कुशवाहा साहब को मालूम होगा, डीएनबी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट अस्पताल में डीएनबी भी इसी से मिलता है, तो उनके भी खाली जा रहे होंगे। तो प्राइवेट में तो ये सब प्राइवेट डॉक्टर बीना को भी लीजिए, स्क्रीन पे डॉक्टर बीना को भी लीजिए, स्क्रीन पे डॉक्टर बीना को भी लीजिए। हाँ डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर कुशवाहा, ये जो परसेंटाइल का खेल क्या है पीजी में, पहले ये हमको बताइए। अभी डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि 7 परसेंटाइल का मतलब 93 ऊपर हैं उनके ऊपर। देखिए मैं आपको जो मेरे को समझ में आता है वो ये है कि सीटों का लगातार बढ़ते रहना यूजी में, और उसके बाद फिर प्रोपोर्शनेटली पीजी सीट्स भी उसी हिसाब से बढ़ाते रहना, जो कि हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो कि एनएमसी के द्वारा स्थापित मानक हैं, वो मानक फॉलो हो ही नहीं सकते और मानकों को पूरा नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे जब सीटें मिल जाती हैं इसके बावजूद भी, तो उन सीटों को भरने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई वो नीट बनाई गई थी कि भाई जिससे कि सारा एक सेंट्रली यूजी और पीजी नीट्स जो एग्जाम होते हैं उसमें बनाए गए थे। अब यूजी में तकरीबन 1,23,000 सीट्स हो गई हैं आज की तारीख में, और पीजी में तकरीबन 76,000 से ज़्यादा सीटें हैं आज की तारीख में। अब ये सीटें भरी जानी है, और पीजी नीट को हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सीटें पूरी नहीं जब भरी गई क्योंकि लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है अगर पुअर क्वालिटी यूजी होगा तो पुअर क्वालिटी उसका परफॉर्मेंस पीजी नीट में होगा, जब पीजी नीट में होगा तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जब क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो सीटें नहीं भरेगी। तो ये कैस्केड बन गया। अब इस कैस्केड को तोड़ने के लिए इन्होंने आईएमए भी इसके सपोर्ट में आया। आपको पता होगा कि आईएमए ने भी लेटर लिखा था और भी कुछ लोगों ने लेटर लिखा कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप नहीं करेगी कुछ, उनको कहीं ना कहीं से रिकमेंडेशन चाहिए कि हम कैसे भरें। तो आईएमए भ्रष्टतम डॉक्टरों के चंगुल में है जी, और ये इसमें कोई कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे ये लगता है कि इसमें नेता को कैसे दोषी माने हम, जब मैं ये कह रहा हूं कि जब आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इतना करप्ट हो चुका है, जो किसी की भी चीज के डिमांड के लिए कोई उनको पैसा देता है और वो पैसा लेकर के ये सब काम करते हैं। अब ये सामने में कोई बोलेंगे नहीं, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है, एवरीबॉडी नोज इट। जी, वो मैं उसी पे ही आ रहा हूं कि अगर इसकी आप कहानी देखें तो ये थी कि एमसीआई, पुराना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो उस टाइम में केतन देसाई द्वारा हेडेड थी, जो उनके चेयरमैन होते थे, उनको एक बहुत बड़े इरेगुलरिटीज में पकड़ा गया था कि वो पैसा लेकर मोस्ट करप्ट मैन, मान्यता दे रहे, मोस्ट करप्ट मैन। हाँ, मोस्ट करप्ट। अब वो तो चले गए, लेकिन उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने स्थापित क्या किया, एनएमसी। अब एनएमसी ने ये जो मानक थे उनको बनाया, तो देखने में तो बहुत स्ट्रिक्ट बनाया मानक, लेकिन वो मानक अभी भी ग्राउंड पर एक भी फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कॉलेजेस को मान्यता दे दी, बहुत सीटें बढ़ा दी, लेकिन इतने टीचर्स अवेलेबल, मेडिकल टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, आज भी नहीं है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, शॉर्टेज है, इंक्लूडिंग एम्स जैसे संस्थानों में तकरीबन 30 से 40% सीट्स वेकेंट है फैकल्टी की। तो जब वहां पे वेकेंट हैं और बाकी कॉलेजेस में मिल नहीं रही हैं, क्योंकि लोग जो है फैकल्टी में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसमें पैसा इतना नहीं है जितना कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस में या किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं। तो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो फैकल्टी की तरफ जाते नहीं है। इस कारण से ये कम मानकों पे आपने कॉलेजेस चलाए। अब जब कॉलेजेस चलाए, उनकी सीटें बढ़ाई, आपने सीटें बढ़ाई तो लोग जो है अपीयर किए और उसमें आपने सीटें भरने की कोशिश करी। अब यूजी तक तो ठीक था, पीजी में जब इन्होंने इस बार जब एग्जाम लिया तो उसके बाद इनकी सीटें नहीं भरी गई। तो जब नहीं भरी गई तो अब जो है कहीं से रिकमेंडेशंस लगवा के कि अब भरें कैसे, तो बोला मानक को ढीला कर दो, स्टूडेंट क्वालिटी इंप्रूव ना कीजिए, लेकिन आप मानक को लोअर कर दीजिए।
दो ही तरीके थे, या तो लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए मेडिकल एजुकेशन का, या आप अपने मानक को नीचे ले आइए। तो इन्होंने मानक को नीचे ले आना जरूरी समझा, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनको पीजी नीट में एक नया 0 परसेंटाइल इंट्रोड्यूस किया इन SC ST OBC कैटेगरी के लिए, जो एक बहुत ही भद्दा मजाक है एक ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस के लिए जहां सीधा सीधा ह्यूमन लाइफ से डील करते हैं ये लोग। तो जो व्यक्ति आज -40 कैसे पहुंचा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर बैनर्जी सर ने जैसे सही सही बताया कि अगर एक भी अटेम्प्ट ना करे तो 0 आएगा, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे और गलत हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा स्कोर आपका। तो -40 का स्कोर जो है इसी तरह से उनके लिए लगा। और बाकियों के लिए स्कोर सर ने जैसे बताया 90 है डिसेबिलिटी वालों के लिए, 103 है आपका जनरल और EWS के लिए। तो पहले क्या होता था कि पीजी में कम से कम पीजी एंट्रेंस में 50%, 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी 800 में से 400 आपके नहीं आएंगे तब तक आप एलिजिबल ही नहीं है पीजी करने के लिए। अब वो 40 से और -40 का सफर, ये तो एक मतलब वन कैन नॉट इमेजिन, मतलब सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसा कभी हो सकता था। मेरे ख्याल से आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि 400 की जो कट ऑफ थी आप बहुत करके 40% पे ले आते। 50% चलो ज्यादा हो जाता है, चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, 40% पे ले आइए। लेकिन 40% से घटा करके और उसे आप इतने लो परसेंटाइल में, एक तो इन्होंने परसेंटाइल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब परसेंटाइल से खेल पूरा, आधे लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर परसेंटाइल का क्या मतलब है। तो परसेंट और परसेंटाइल में बहुत फर्क है, जबकि परसेंट जो है वो ऐसा क्यों किया हो गया होगा डॉक्टर कुशवाहा, ऐसा क्यों किया गया होगा? क्या आप क्या ये मानते हैं कि भाई सरकार में जो मंत्री हैं वो इतने बेवकूफ हैं कि वो बेवकूफ चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, या वो क्या है, कोई कंप्रोमाइज है, कोई पैसा दे रहा है, क्या हो रहा है? क्या मेडिकल कॉलेज वाले पैसा दे रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले? नहीं, मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये है कि इन सीटें जो खाली जा रही हैं 6 महीने के बाद भी नहीं भरी जा रही हैं, तो कैसे भरा जाए, इसका उत्तर इन्होंने, जब लोगों ने इनको, किसी ने ब्राइट आइडिया दिया कि भई आप परसेंटाइल लोअर कर दीजिए तो उससे जो सीटें भर जाएंगी। यानी अब कोई भी व्यक्ति जो पीजी एंट्रेंस देगा उसको पीजी सीट मिल जाएगी, कहने का ये मतलब है तकरीबन, चाहे वो कितने भी मार्क्स लाए, चाहे वो माइनस तक में लाए, तब भी उसको सीट मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही डॉक्टर कुशवाहा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी ही क्वालिटी इंफीरियर आ रही है। करेक्ट। तो जब अंडर ग्रेजुएट ही उनकी क्वालिटी इंफीरियर है तो हायर एजुकेशन में वो जो एक मार्क आपने रखा है, जो बेंच मार्क है, उनको वो अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, उनकी वो क्वालिटी ही नहीं है, या फिर वो करना नहीं चाहते हैं, या क्वालिटी है नहीं, या जो भी हो सकता है वो नहीं, जो भी पीछे का कारण मैं समझाता हूँ आपको, उसके पीछे का कारण भी मैं आपको समझाता हूँ। आउटपुट इनपुट पे ही डिपेंड करेगा, जैसा इनपुट होगा आउटपुट उससे रिलेटेड ही हो सकता है, उससे तो अलग नहीं हो सकता ना, पहली बात। अब ये इनपुट इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, इतनी सीट्स बढ़ाना, इतने लोगों को डॉक्टर बनाने का क्या आइडिया है? आइडिया है कि हम एक नंबर अचीव करेंगे, पैरामीटर अचीव करेंगे पर 1000 पॉपुलेशन या पर 100 पॉपुलेशन, आप इतने डॉक्टर आज हमारे पास हैं। अब क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी पे पूरा फोकस है, क्वालिटी पे फोकस नहीं है। तो यहाँ सारा खेल जो है नंबर्स का है कि आखिर हम कितने नंबर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं डॉक्टर्स के, पोस्ट ग्रेजुएट्स के। और ये जो है दिखाने के लिए दुनिया में एक बहुत अच्छा पैरामीटर सक्सेस बताया जा सकता है, हमने इतने डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए और इतने डॉक्टर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अब उनको कितना आता है, क्या वो कर पाएंगे, एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्टर बन गया, अंडर ग्रेजुएट में एमबीबीएस हो गया, एमबीबीएस करने के बाद कोई जरूरी है कि उसका एग्जाम लिया ही जाए? क्या ये नहीं माना जा सकता है कि इन्होंने भाई इतनी पढ़ाई कर ली है तो इतना ज्ञान है, बाकी पूरी दुनिया का ज्ञान एक डॉक्टर में ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो फिर से दोबारा एग्जाम लेने की आवश्यकता क्या है? क्या वो एक्सेलेंस के लिए एग्जामिनेशन है, या आप एलिमिनेशन के लिए एग्जामिनेशन है?
नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। एक्चुअली क्या हुआ था कि आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ कि एनएमसी ने एक बहुत अच्छा प्रपोजल शुरू में रखा था कि जब लोग एमबीबीएस पास करेंगे तो रूटीन एग्जामिनेशन की जगह पे एक नया टेस्ट जिसे नेशनल एग्जिट टेस्ट बोलते थे वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वो एक बहुत बढ़िया कदम था, एक क्रांतिकारी कदम कह सकते थे उसको। लेकिन अगर वो इंट्रोड्यूस हो जाता तो उससे कलई खुल जाती सारे मेडिकल कॉलेजेस की कि भाई एक तो इसमें तो बच्चे पास ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बाहर से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं, उनके लिए इन्होंने इतना टफ एग्जाम रखा हुआ है और उसमें बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 10% पासिंग परसेंटेज है उसमें, क्योंकि उसमें उसमें जो है वो परसेंटाइल नहीं है, उसमें परसेंटेज रखा हुआ है। 50% पे जब आप लाओगे तभी पास करोगे। लेकिन आपने यहाँ पे नीट पीजी में परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं आपको वो कह रहा था, नेक्स्ट का जो मैं आपको बता रहा था कि नेक्स्ट नहीं, एग्जाम एक वो ऐसा फिर से एग्जाम, बता दीजिए जरा सा, फिर से बताइए आपने क्या किया कि वो एक अगर आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरह के टेस्ट से गुजार सकते थे? नेशनल एग्जिट एग्जाम यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट, एक नेक्स्ट करके हम्म, टेस्ट था। उसमें क्या था हम्म, कि कॉम्पिटेंस जो है वो सिर्फ एमसीक्यू से टेस्ट नहीं होती, उससे टेस्ट करना पड़ता है कि क्या इसे पेशेंट को देखना आता है, क्या इसे एग्जामिनेशन आता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन आता है, क्या इसे प्रिस्क्रिप्शन लिखना आता है, क्या ये पेशेंट को ट्रीट कर पाएगा, क्या ये मशीन चला सकता है। यानी कि स्किल बेस्ड एग्जाम होना था। तो वो एग्जाम आने से रोका गया, उस एग्जाम को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया, क्योंकि अगर वो एग्जाम इम्प्लीमेंट हो जाता तो आपकी मेडिकल एजुकेशन की पूरी पोल खुल के बाहर आ जाती कि यहाँ तो 1% लोग भी नेक्स्ट को पास नहीं कर पाते अगर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता तो वो इन्होंने रोक दिया, ओ, वो रोक दिया। अब हम्म, उसकी जगह पे लोगों को डॉक्टर बनाना है, डिग्री देनी है, हम्म, तो ये जो है कट ऑफ को 0 पे ले जाइए। अब सारी सीट जो आपकी खाली चली गई हैं 76,000 में से 18,000 सीटें, जो कितनी 16,000 शायद, कितनी 18,000 या 16,000 18,000 सीटें खाली हैं, है, 18,000 सीटें खाली 18,000। हैं। 18। 18,000 सीटों को कैसे भरा जाएगा? तो ऐसे ही भरा जाएगा, कचड़े से भरी है। अब यही एमडी करके निकलेंगे, अब इनके पास डिग्री तो होगा, और उसके बाद क्या होगा, वो कौन ट्रीट करेगा, कौन। ये ऐसे डॉक्टरों को मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में पोस्ट कर देना चाहिए, सारे विधानसभा में ऐसे डॉक्टरों की पोस्टिंग कर देनी चाहिए, तब जाके समझ में आएगा हम्म। इनको। डॉक्टर बीना, ये जो परसेंटाइल का खेल किया गया है उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ है? मुझे तो मोटी बात समझ में आ गई है, आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मोदी जी को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। हमारा तो कोई एजेंडा नहीं है, आपको मालूम है, हम कोई एजेंडा नहीं चलाते हैं, हम सच को सच के सामने ला करके रखते हैं। एक्चुअली नो क्या हो रहा है आशुतोष जी, पहले से ना जो एमबीबीएस करते हैं वो एकदम से इतनी क्या बोलते हैं, निर्लक्ष्यता से करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक स्टेपिंग स्टोन है। उनका तो टारगेट रहता है कि मैं ऑर्थोपेडिक बनूंगा या पीडियाट्रिक बनूंगा या ऑनकोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। इसको ना सिर्फ एक जैसे पीयूसी करके एमबीबीएस में घुसते हैं, वैसा उन लोगों ने एमबीबीएस को सोच रखा है कि एमबीबीएस कर लेंगे तो कल का दिन मेरे को पीजी में जाने के लिए आसानी हो जाएगी। तो उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है। हमारी पूरी पूरी टेक्स्ट बुक्स रहती थी। ग्रेज एनाटॉमी एक बार पकड़ो तो उसको फिनिश करते करते 1.5 साल 2 साल सिर्फ एनाटॉमी का लग जाता। अभी एक इतनी छोटी सी चौरासिया बोल के एक गाइड आती है जिसमें आप एनाटॉमी पढ़ लेंगे। वो गाइड में ना तो आपको अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसकी बराबर की ना कलर प्लेट्स ना चित्र दिखेगा ना कुछ दिखेगा। वो आप गाइड से पढ़ लोगे, मग कर लोगे एंड एग्जाम लिख दोगे। एंड उसके बाद जब आप एमबीबीएस तो इतना आसानी से निकल जाते लोग। उसके बाद जब पीजी पे आते हो तो यू हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वो 200 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन का 4 मार्क है। तब जाके आपको 800 मिलेंगे। 200 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में आंसर करना है। 4 4 आंसर दिया जाता है एक एक क्वेश्चन का। तो अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं तो वो आंसर सामने दिखते हैं, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो उसमें से आप सेलेक्ट भी कर ले सकते हो कि कौन सा आंसर ठीक है। बिकॉज 4 संभावित
आंसर्स आपको दिए जाते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को इतना आसान हो गया कि आपको की भी मिल जाती, की देने में भी आसानी हो जाती। हमारे टाइम पे तो ना की था ना कुछ था, बिकॉज वी हैड टू राइट द एक्चुअल आंसर। क्वेश्चन रहता था और कुछ नहीं रहता था वहां पे, टिक द करेक्ट आंसर बोल के 4 ऑप्शंस नहीं दिए जाते थे हमारे को। वी हैड टू राइट द एक्चुअल आंसर। तो उसके लिए हमको बराबर से पढ़ाई करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वहां पे टिक टैक, ऐसा जो खेलते हैं ना, टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ आई मिस आई टेक दिस बोल के, नहीं, जो आंसर वो बात आपने तो टिक समझ गए। किया वो नहीं निकलेगा। डॉक्टर बीना, ये जो परसेंटाइज का खेल हुआ है, इसके पीछे आपको क्या लॉजिक लगता है? क्या प्राइवेट कॉलेज में जो सीटें खाली जा रही थी, उनका पैसा सच्ची इतना बात है। बड़ा इन्वॉल्व है, तो फिर यस। क्वालिटी जिसको कोई मर्जी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हमें भीड़ बढ़ानी है, हमें सीटों को भरना है, हमें 2 करोड़ रुपए तक एक स्टूडेंट से लेना है, इसके लिए हमने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, हमने सरकार की कोई खातिरदारी कर दी, क्या कर दिया, उसकी वजह से ये परसेंटाइल का खेल हो गया। क्या ये इतना साधारण है या कुछ और कहानी है, या यही कुछ ये आपको दिखाई कहानी ये पड़ा? है कि एक्चुअली ना आशुतोष जी, जितने भी प्राइवेट कॉलेज के सीट्स हैं ना, वही बिकाऊ सीट्स हैं, वही पेमेंट सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी भी सीट है वो पहले टॉप मेरिट में जो भी आते हैं वो पहले गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी भर्ती कर लेते हैं। तो आपको जो बचेंगे वो सिर्फ वो बिकाऊ सीट्स ही बचेंगी, जिसमें पैसों का खेल रहता है। दे आर ऑल कॉल्ड हम्म। पेमेंट सीट्स। एंड प्राइवेट हम्म। कॉलेज में गवर्नमेंट सीट रहती है एक दो, बहुत कम क्वांटिटी में रहती है। प्राइवेट कॉलेजेस में पेमेंट सीट ही मैक्सिमम है। तो अगर आप परसेंटाइल पार नहीं करोगे तो वहां पे पेमेंट करके अंदर घुसोगे नहीं, तो पीजी सीट्स का वो ये जो भी व्यवहार है वो होगा कैसे? सो अच्छा, दैट इज द इसमें मैं मेन कुछ और थिंग। बड़ा चीज देख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑल पूरे नैरेटिव बनाने में उसकी बड़ी भूमिका होगी। अभी कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आने वाले दिनों में डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं होगी, रोबोटिक्स काम करेगा, और एआई से आपको प्रेस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सिम्टम्स पता चल जाएंगे, सर्जरी में रोबोटिक्स का इस्तेमाल होगा। तो आप पीजी पढ़ा लीजिए या यूजी पढ़ा लीजिए, उसका क्या मतलब है? तो जिसको इंटरेस्ट है आ जाओ, पैसे दे दो, पढ़ लो, क्वालिटी तुम जानो नहीं जानो, तुमको सिर्फ इतना ट्रेन कर देंगे कि एआई तुम चलाना जानते हो कि नहीं, एआई से तुम चीजों को मैनेज कर पाओगे कि नहीं, बाकी रोबोटिक्स कर लेगा, उसके लिए स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। क्या ये सब नैरेटिव हमको लगता है कि अगले 5 वर्षों में कहीं ये सच तो नहीं साबित हो जाएगा कि डॉक्टर को ये पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे? ये सब उसी होगा दिशा में होगा, बढ़ रहा है बिकॉज क्या? अभी भी पेशेंट्स ना जब आते हैं तो चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ के ही हमारे पास आते हैं। पूरा वो हम्म। लोग जांच करके ग्रॉक से, चैट जीपीटी से, ये मेरा डिजीज क्या है, हम्म। इसके लिए फिर वो आएंगे, तब हम ट्रीटमेंट लिखेंगे तो वो बोलेंगे नहीं मैम, चैट जीपीटी में तो ऐसा बताया था, आप क्या ऐसा बोल रहे हो। अभी से शुरू हो गया है। तो यू कैन इमेजिन हम्म। आगे चल के आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन लोगों की। एंड हम्म। दूसरी चीज है ना, एक बात मैं शो में जरूर बोलना चाहूंगी कि मेरे दोस्त हैं जो ब्रोकर्स हैं, माने डॉक्टर्स को प्लेसमेंट दिलाते हैं। एंड आपको हम्म। बताऊं कि एनएमसी जो है, ऑन पेपर सीनियर डॉक्टर्स को जॉब देती है ऑन पेपर। आपकी 2 लाख 2.5 लाख सैलरी, आपको एक कॉलेज में सिर्फ अटैचमेंट रहना है। जब क्योंकि वो डॉक्टर टीचर्स का कोटा उनको फिनिश करना है, जब एनएमसी का इंस्पेक्शन आएगा तो दिखाना है कि इतने डॉक्टर्स हमारे रोल पे हैं, इतने टीचर्स हमारे रोल पे हैं। तो ऑन पेपर आप घर में बैठे रहो, आप कॉलेज में आओ नहीं, पढ़ाओ नहीं, कुछ नहीं करो, पर जब एनएमसी का इंस्पेक्शन आएगा उस दिन आप हाजिर हो जाओ, सैलरी लेते जाओ, महीने भर महीने, महीने भर महीने। ऐसे मेरे को कितने ऑफर्स आते हैं जो मैं 100% रिजेक्ट करती हूँ। So I can join as a tutor, I can join as an assistant professor, I can join as anything with my anesthesia degree into colleges. मेरे को कहीं भी जाना नहीं, पढ़ाना नहीं, कुछ नहीं, ऑन पेपर लोगों हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में डॉक्टर्स की, टीचर्स की लिस्ट है। एक्चुअली आप तो जाके देखो ना तो वहां पे टीचर्स होते ही नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है,
तो क्या सीखेंगे ये लोग, क्या तो सीखेंगे? आपको क्या लगता है कि ये किसकी लापरवाही है? पॉलिटिकल क्लास की लापरवाही है, या जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के हेम ऑफ द अफेयर्स पे बैठे हुए लोग हैं, टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी लापरवाही है, या वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या नीचे वाले लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? कौन है, या टॉप टू बॉटम सब लोग मिले हुए हैं? ये तो बिल्कुल एनएमसी अलाउ कर रही है, वो तो पक्का है कि एनएमसी अलाउ कर रही है। तो बिकॉज देखो, उतना बराबर आपको न्यूज़ आ जाती है कि कल का दिन इंस्पेक्शन है, आप हाजिर हो जाओ। सो वो कैसे होता है? एनएमसी क्यों सडन इंस्पेक्शन पे नहीं आती? क्यों विदाउट बोले बगैर आके क्यों नहीं चेक करती कि हॉस्पिटल में जितने कोटा टीचर्स होना चाहिए उतने हैं कि नहीं? पर वो बोल के ताकि आप हाजिर हो सकोगे उस दिन। तो इसमें अच्छी तरह अच्छा, से समझ प्राइवेट में आता कॉलेज है की कि अपनी मजबूरी भी है कि इतनी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने बना रखी है, सारी सुविधाएं कर रखी है, उनको कहीं से मेडिकल एड नहीं मिल रहा है। तो अब उनका क्या सॉल्यूशन है? या तो उनको इस व्यवसाय में आना नहीं चाहिए था, और अगर आ रहे हैं तो वो कंप्रोमाइज करना ही उनकी मजबूरी है। क्या ऐसी स्थिति हो गई है? उनके नजरिए से मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, क्या उनको कोई सरकार कुछ मदद कर सकती है? क्या कर सकती है? नहीं, पहले देखो, आपको तो पहले जांच करना है कि हाउ मेनी एमबीबीएस स्टूडेंट्स आर कमिंग आउट विद गुड रैंकिंग, अच्छी क्वालिटी से पढ़ के कितने लोग आ रहे हैं। उतनी सीट्स आप पीजी के अलॉटमेंट रखोगे तो उसमें थोड़ा इट मेक सेंस। आपके आप जो एमबीबीएस पढ़ रहे हैं उसमें समझो सिर्फ 12,000 लोग अच्छा पढ़ के बाहर आ रहे हैं, एंड आपके पास 1 लाख या 75,000 पीजी सीट्स हैं। तो हाउ आर यू गोइंग टू फिल इट आउट? उतना सारा अलॉटमेंट क्यों हुआ है? इतनी सारी कॉलेजेस क्यों खुली है? एंड दैट इज वाई पहले एमबीबीएस का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए आपको। जैसे वो जो एग्जिट टेस्ट था वो तो एकदम बढ़िया टेस्ट था। जो एमबीबीएस करके बाहर निकलता है उसकी जांच पड़ताल होती है कि ये बराबर पढ़ के बाहर जा रहा है, या ऐसे ही 5 साल गंवा के कुछ भी नहीं सीख के बाहर निकल रहा है। तो वो जो एग्जिट टेस्ट है वो दैट वाज द राइट थिंग। उसको ना पूरा बैन करके रख दिया, उसको लाने ही नहीं दिए लोग। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट दे कुड हैव डॉक्टर डन। बैनर्जी, जैसे सेना को भी इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, मतलब उसको भी जात में घेरने की कोशिश की। मेडिकल प्रोफेशन को भी इन्होंने जात में घेर दिया है। ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण, अवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा, पता नहीं क्या, इस प्रोफेशन को भी इन्होंने इस तरह से कर दिया है। क्या आपको लगता है डॉक्टर बैनर्जी कि जो एग्जिट टेस्ट था उसको रोकने के पीछे सिर्फ एक ही मंशा थी, क्योंकि इनको मालूम था कि हम गुड क्वालिटी स्टूडेंट को 1% भी पास नहीं कर पाएगा, तो पहले से ही इन्होंने खराब किया हुआ है? या आपको लग रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? कई ऐसे फोर्सेस हैं आशुतोष जी। एग्जिट टेस्ट वो अभी भी बोल रहे हैं कि करेंगे करेंगे और टालते रहते हैं। तो ये तो एक बहलाने वाली बातें हैं, और इसमें सब लोग इन्वॉल्व है। मार्केट फोर्सेस सबसे स्ट्रांग है कि पहले तो मेडिकल प्रोफेसर इंडस्ट्री बन गया कॉलिंग से, अभी मेडिकल एजुकेशन मार्केट फोर्सेस बन गए, अभी नए प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे हैं। अभी मार्केट फोर्सेस में आइसोलेशन में नहीं है मेडिकल कॉलेजेस, साथ आई वुड इंक्लूड गवर्नमेंट कॉलेजेस आल्सो। इसके साथ अभी बहुत मार्केट फोर्सेस ऑफ द फूड इंडस्ट्री, अल्ट्रा प्रोसेस फूड इंडस्ट्री एंड द फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि ये चाहते हैं कि प्रिवेंशन वगैरह ना हो। और अभी आपने एक और अगर बिंदु जोड़ेंगे, अभी कुछ हफ्ते पहले अनाउंस किया था एनएमसी ने कि अभी पीएचडी कराएंगे हम, एमबीबीएस लेवल से क्लिनिकल रिसर्च सिखाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल सिखाएंगे और ड्रग टेस्टिंग कराएंगे। पढ़ाई नहीं कराएंगे, ड्रग टेस्टिंग कराएंगे, मतलब वो पहले थेरापेटिक्स में जा रहे हैं। एंटी ओबेसिटी ड्रग टेस्टिंग कराएंगे, वैक्सीन टेस्टिंग कराएंगे, तो वो पीएचडी तक कराएंगे ये। तो अभी क्या है, आप थोड़े दिन में देखेंगे जितने फार्मा इंडस्ट्री है ये भी मेडिकल कॉलेजेस खोल लेंगे। दे डो नॉट वांट थिंकिंग डॉक्टर्स। अगर इस टाइप के आपके लो क्वालिटी के डॉक्टर्स लोगे आप,
तो वो किसी को सवाल नहीं करेंगे। जो भी फार्मा गाइडलाइंस होंगे, जो भी ये होंगे बिगर क्वेश्चन किए, उसको अपना लेंगे और ये बहुत सारे फंड देंगे आपको मेडिकल रिसर्च के लिए, और आपका कैरियर और ऊपर जाएगा। और ये फार्मा थेरेपेटिक रिसर्च करेंगे, ट्रीटमेंट का रिसर्च करेंगे, लाइफस्टाइल का रिसर्च नहीं करेंगे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड का नहीं करेंगे। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मार्केट, ओबेसिटी हो जाएगा। ओबेसिटी को आजकल ये नहीं कहते, पहले हमारे जमाने में लाइफस्टाइल डिजीज कहते थे। जब तक एंटी ओबेसिटी ड्रग्स नहीं आया था उसको लाइफस्टाइल डिजीज करते। अभी एंटी ओबेसिटी ड्रग आ गया, अभी बड़े बड़े में लिखा रहता है कि इट इज अ डिजीज, इसमें इट इज नॉट लाइफस्टाइल। ये आप अपने आप को दोष ना दीजिए। तो अभी इसके ऊपर ट्रायल्स चालू हो जाएंगे। तो दे वांट टू फोकस ऑन ट्रीटमेंट एंड फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा फूड, एंड देन एडमिशन लेंगे पीएचडी के लिए, फिर फीस लेंगे आप स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन आप पीएचडी करोगे तो उसको भी पेशेंट कोई नहीं देखेगा। अभी पेशेंट अभी देखिए डॉक्टर बैनर्जी, मैं एक और सवाल इसी आप ही से सप्लीमेंट्री सवाल पूछ रहा हूं। क्या मार्केट फोर्सेस अगर इन्वॉल्व होता है तो कोई संभावना होती है कि मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व हो लेकिन वो एथिकल प्रैक्टिस के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, या ये मार्केट फोर्सेस अगर इन्वॉल्व होगा तो अनएथिकल होना ही पड़ेगा? उनको झूठ बोलना पड़ेगा, फ्रॉड करना पड़ेगा, ठगना पड़ेगा, ओबेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, फिर ओबेसिटी का इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो फूड कॉर्पोरेशन की बात आपने की कि भाई हम तो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खिलाएंगे, फिर पूरी आबादी को बीमार करेंगे और फिर दवाई भी खिलाएंगे, तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए क्या मार्केट फोर्सेस पर नियंत्रण अल्टीमेटली जरूरी है? और उसको कौन नहीं कर रहा है? क्योंकि फिर आप कहेंगे कि नेता बनने के लिए नेता को पैसा चाहिए, नेता को पैसा कौन देगा? तो मार्केट फोर्सेस देंगे। मार्केट फोर्सेस को पैसा कौन देगा? तो सही मायने से पैसा आएगा नहीं, तो उनको गलत मायने करने पड़ेंगे। तो ये जो पूरा साइकिल है, तो एंड ऑफ द डे तो इस साइकिल को अगर आप कहीं एक जगह पिन मारेंगे तभी वो पूरा बबल फटेगा। और वो कौन मारेगा, कहां मारेगा? अगर आप मार्केट फोर्सेस को हटा देंगे, नेता क्यों हटाएंगे? नेता को मंत्री बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है। अपने पोजीशन से कोई पीछे नहीं हट सकता, ना नेता हट सकता, जिन्होंने कॉलेज खोले ना हट सकता। इसके लिए क्या होगा कि मास अवेयरनेस एंड मुद्दा बनाना पड़ेगा, इलेक्शन मुद्दा। जैसे अभी क्या करते हैं, एक नया एम्स खोल देते हैं, टर्सरी केयर, गवर्नमेंट खुश कर देती है, जनता भी खुश हो जाती है। पर जनता को समझना है कि प्राइमरी रूरल हेल्थ सेंटर में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। आप डॉक्टर सब 90% 80% डॉक्टर्स आप अर्बन एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, 70-80% पॉपुलेशन हमारे रूरल एरिया में रहते हैं। तो इसको अगर जब तक, और उसमें एमबीबीएस डॉक्टर काम कर सकता है। 90% डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाई एमबीबीएस सिलेबस। एमबीबीएस हमने भी किया है। अगर उस तरीके से हो कि आप 5 साल करो सर्विस विलेज में, उसके बाद आपको विलेज सर्विस के ऊपर पीजी सीट मिलेगा। परसेंटाइल शुड बी काउंटेड एंड द नंबर ऑफ इयर्स स्पेंट इन रूरल एरियाज। वो इंस्टेड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम यू गिव द वेटेज फॉर रूरल सर्विस। आर्म फोर्सेज में एमबीबीएस डॉक्टर सियाचिन में जाके नौकरी करता, 5 साल वो नौकरी करता, फिर पीजी में जाता है। एज ए एमबीबीएस उसको काम करना रहता है। जब वो आर्म फोर्सेज कर सकता है, और सबसे एफिशिएंट डॉक्टर्स आज के तारीख में आपको आर्म फोर्सेज में मिलेंगे। तो ये सिविल में भी हम कंपलसरी 5 ईयर रूरल सर्विस कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा पीजी सीट चाहिए तो 2 साल और करो। तो देन आप कह सकते हो, देन पॉपुलेशन शुड अंडरस्टैंड द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का कोई मीनिंग नहीं है। अगर 80% डॉक्टर्स बड़े सिटीज में है और 80% पॉपुलेशन को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रहा है, तो फिर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का एक प्रकार से डिस्टॉर्शन है ये। क्या ये इंटरनेशनल कोई इन्फ्लुएंस भी है जिसकी वजह से हमें इस तरह की पॉलिसी बनाने पड़ रहे हैं? डेफिनेटली। क्या ये वैश्विक दबाव है हमारे ऊपर कि तुम हेल्थ केयर को चौपट करो, बर्बाद करो, तभी हमारी एंट्री होगी? देखिए, ये चौपट यूके में भी चल रहा है। यूके का हेल्थ सर्विसेज वन ऑफ द बेस्ट नेशनल हेल्थ सर्विस, अभी उसको सबोटाज कर दिया है, उसको फंड को स्टार्व कर दिया है, उसके डॉक्टर्स को अभी मैं पढ़ रहा था कि उधर भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये तो 20-30 साल से ये चल रहा है। जो इंडस्ट्री है, सबसे स्ट्रॉन्ग फार्मा इंडस्ट्री है, हाई प्रेशर मार्केटिंग है। तो वो डॉक्टर्स को तो पेपर लिखवा देती है, उसका नाम दे देती है जो उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। मेडिकल जर्नल्स को इनके कब्जे में आ गए। जो बड़े बड़े एडिटर्स हैं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एडिटर थे रिचर्ड स्मिथ, फिर रिचर्ड हॉटन लैंसेट के एडिटर थे, मार्शिया एंजल न्यू इंग्लैंड जर्नल के एडिटर। 20 साल पहले मैंने तीनों ने मिलकर एक एडिटोरियल लिखा था कि जो medical journals, top journals, Lancet and other journals, they have become the extension arm of the pharma industry.
उसमें से तो रिचर्ड स्मिथ अभी रिटायर हो गए, मार्शल एंजर रिटायर हो गए नहीं, पर जो रिचर्ड हॉटन है वो अभी लैंडसेट के एडिटर है, पर अभी वो भी ऐसे चीज पब्लिश करने लगे टू प्रोमोटिंग, क्योंकि अभी उनको लाइफ टाइम अवार्ड दे दिया है गेट्स फाउंडेशन ने। तो ये सब बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्री वगैरह खरीद लेते हैं जो भी अपने सिद्धांत से हट गए हैं। रिचर्ड हॉटन, मैं उनको पब्लिक स्टेटमेंट कर सकता हूँ, मैंने खुद उनको फॉलो किया है, कुछ उनके आर्टिकल्स पे हमने टिप्पणी की, उन्होंने जवाब गोल मटोल दिया है। तो ऐसा चल रहा है, इट इज ऑल अंडर, पूरा कैप्चर हो गया है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वीना कुछ कहना चाहेंगी? मैं क्लोज कर रहा हूं, और मैं ये इसके पहले कि आप कुछ बोलें, मैं माननीय मोदी जी से और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं। मोदी जी, आप जानते हैं हमारा मिजाज बिल्कुल अलग है। हम आपको बहुत सारे मुद्दों पर समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर मुझे लगता है कि या तो आपकी टीम आपको गुमराह कर रही है, और हमारा जो ये नेटवर्क है, ये आपको मालूम है संपूर्ण राष्ट्रवादी नेटवर्क है। इसमें कोई तड़का कोई नहीं है एंटी नेशनलिज्म का, कोई तड़का नहीं है। और जो कोई भी तड़का लगाना चाहेगा तो हम उसका तड़का खूब बढ़िया से लगाना जानते हैं, सनातन के भी मुद्दे पर। तो मैं माननीय मोदी जी आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि कम से कम हेल्थ केयर के मामले में और एजुकेशन के मामले में, इन दोनों मामले में जो सरकार जिस तरह से चल रही है, उससे बिल्कुल भी जनता संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। इलेक्शन जीत लेना अन्य मुद्दों पर, और वो एंडोर्समेंट नहीं है कि बाकी सारी गलतियों को जनता इग्नोर करते चले। तो बड़े आदर पूर्वक मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये जो परसेंटाइल वाला खेल है, किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जाएगा, संपूर्ण अनुचित है, और गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है। कौन कर रहा है इसे देखने की जिम्मेदारी आपकी है। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेज वाले अगर कर रहे हैं, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल मूढ़ को आप डॉक्टर के रूप में अपॉइंट करते रहें और लोगों के जीवन से खेलें। ये पूर्णतः अनुचित है। तो मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि इस पर अविलंब ध्यान दीजिए। ये कोई हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, जात पात धर्म, इसका धंधा नहीं है। हेल्थ केयर है, लोगों की जान से जुड़ा हुआ मामला है। उसमें अगर अच्छे डॉक्टर नहीं आएंगे, एथिकल डॉक्टर नहीं आएंगे, एथिकल आप कैंडिडेट तैयार नहीं करेंगे, तो हमारा देश फिर विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु कहने से बात नहीं बनेगी। इसलिए अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो देख रहे हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपा करके मार्केट फोर्सेस के कब्जे में मत आइए। वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है कि एक बार आपके खिलाफ चला जाए, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप सही चीज करेंगे, अच्छे डॉक्टर, अच्छा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम बहाल करेंगे, भरपूर जन समर्थन आपको मिलेगा। उसमें ना प्रॉस है ना कॉन्स है, सीधे नाक के सीधे चलना है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। और फिर ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले हैं, इनके पैसे भी कमा सकते हैं। ये 2-2 करोड़ रुपए कमा करके जो दारू पीते हैं, मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर को जानता हूं, दारूबाज डॉक्टर को, चरित्रहीन डॉक्टर को, जो यहां से पैसा कमा करके सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, मॉल बनाते हैं, दुकानें खोलते हैं। ऐसे डॉक्टरों से बाज आइए। वो डॉक्टर आपका भला नहीं करेंगे। चुनाव में आपको अगर फंड भी करेंगे तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। मैं ये जानता हूं कि ये मैं जो सरमन दे रहा हूं, इसका कोई विशेष लाभ नहीं है, मैं ये जानता हूं। लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। सनातन तो यही कहता है, ऊपर वाला देख रहा है। आज नहीं तो कल वो हिसाब कर देगा। और फिर जनता के इमोशन से, देश के आम लोगों के इमोशन से खिलवाड़ होगी, तो देश का आम लोग भी देख रहा है। तो इस बात को समझिए। डॉक्टर बीना कुछ कहना चाहती हैं? एक बात मेरे को बोलना था कि पहले तो एनएमसी ने पूरा ये प्रपोजल आईएम में जो भी है प्रपोजल जेपी नड्डा साहब के सामने रखे। वो एक लॉयर है, उनको क्या समझ में आएगा कि उतारेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रेपरकशंस। तो मेरे को ये अच्छा लगेगा कि एंड यूजर जो है वो पेशेंट है।
अगर आप इस टॉपिक को ना पब्लिक में डाल देते, न्यूज़पेपर्स में अनाउंस कर देते एंड फीडबैक लेते, तो पूरे पेशेंट्स बोलते हमको ऐसे पीजी डॉक्टर्स नहीं चाहिए, यू नो, तो देन यू कुड हैव टेकन अ प्रॉपर डिसीजन, मेरे को लगता है ये बोलना था बस। नहीं, ये तो अति भ्रष्टम मामला हो गया। मुझे नहीं मालूम कि माननीय नड्डा जी सेंसिबल आदमी हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री सेंसिबल प्रधानमंत्री हैं, अभी लड़ रहे हैं ट्रंप से, हम लोग साथ में खड़े हैं उनके, लेकिन इतना उनके इनसेंसिबल अगेंस्ट काम कर रहे बोल हैं। रही हूँ, बट ही इज हाँ नहीं, नॉट द बिल्कुल आप राइट सही कह रहे पर्सन हैं, टू जज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगेंस्ट और प्रो का है ही नहीं मामला। अब प्रधानमंत्री है तो हमारे प्रधानमंत्री है भाई, वो गलत काम करेंगे तो विरोध करना पड़ेगा हमें। गलत काम करेंगे, ये संपूर्ण गलत हो रहा है और उनके नाक के नीचे हो रहा है। नड्डा जी के मिनिस्ट्री में हो रहा है, तो नड्डा जी अब नहीं अब हेल्थ मिनिस्टर हैं, नहीं हम कैसे बोलेंगे, तो वो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बोलेंगे। मेरे पास ये ओनस नहीं है कि मैं नहीं बोलूं, बीजेपी के कार्यकर्ता को भी बोलना चाहिए। पार्टी लाइन पे भी है भाई, पार्टी हम अगर सब समर्थन करते हैं आपको बहुत सारे मुद्दे पे, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर रहे हैं, कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे। और अगर हम लोग कोई गलत बात बोल रहे हैं तो उसे भी उस समस्या, उस शंका का भी निवारण करिए कि हम कोई हो सकता है कि हमसे गलती हो रही हो समझने में, आपके मन में कुछ और चल रहा हो, तो वो क्या चल रहा है यही हम लोग जानना चाहते हैं। आपके पास अगर कोई तर्क हो कि ये जो -40 लेकर के आए हैं परसेंटाइल को, इसके पक्ष में अगर कोई तर्क हो सिवाय इसके कि प्राइवेट कॉलेज के सीट को भरना है, उसको फायदा पहुंचाना है, तब अलग बात है। लेकिन क्वालिटी से आप लगातार कंप्रोमाइज करते जाएंगे और इससे देश बहुत खुश हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूं कि देश का कोई भी नागरिक इससे खुश होगा, क्योंकि ये अंततः लोगों के जान से, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय इसका संज्ञान लेगी और हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसका संज्ञान लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीना, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी और डॉक्टर कुशवाहा। थैंक यू वेरी मच।